अनअकैडमी। देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दो लोग चीजें पढ़ाई थी सीआरपीसी की, ये देखने के लिए कि कितने स्टूडेंट आ सकते हैं मेरे पास। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सीआरपीसी का आज से मैं इसे प्रॉपरली स्टार्ट करने वाला हूं, मगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। भाई यहां मैंने आपको सेक्शन 2 में एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, यहां सारी डेफिनेशन को सीक्वेंस में याद करने के लिए। भाई आप सीक्वेंस में अगर इन डेफिनेशंस को याद करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, आप लोग उस ट्रिक को देख सकते हैं। ठीक है जी मुकेश देवी जी, आज नहीं कभी और आप एक बार इसे रिपीटेड क्लासेस को देख सकते हैं। आज मैं आपको इससे आगे लेके चलने वाला हूं। देखो सीआरपीसी को मैं सीक्वेंस में आपको सेक्शन 2 से लेके 484 तक जितने भी सेक्शन है मैं सारे बताऊंगा। 482 से लेके सेक्शन 2 से लेके 484 तक जितने भी सारे सेक्शंस हैं प्री में वो सारे बताऊंगा। मैं यहाँ जो एक्ट में यानी कि जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो सेक्शन का कोरिलेशन करते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को सीक्वेंस में जो भी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है पूरा बेयरक पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जैसे ये पेन से लिखकर बता रहा हूं वैसा ही पढ़ाऊंगा, तो कोई धोखा नहीं है भाई, जो है वो सामने है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करता हूं। इससे पहले कि मैं सेक्शन 2 से आपको आगे बढ़ूं सीआरपीसी को, मुझे आपको कुछ बेसिक बातें सीआरपीसी में पढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि सर सबसे पहले चार्ज क्या होता है, सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है। भाई डेफिनेशन मिलती है चार्ज की, मगर चार्ज क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं चार्ज की तो जी हम कह सकते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज एक एलिगेशन होता है, चार्ज एक एलिगेशन होता है किसी एक्यूज्ड पर या फिर किसी पर्सन पर। और ये कैसे होता है, यानी कि आप किसी पर्सन पे ये जो चार्ज लगाते हो ये कैसे होते हो, ये होता है प्रिसाइज फॉर्म में, यानी कि बहुत छोटा छोटा लिखते हो, जैसे कि कोई फॉर्मूला लिखा जा रहा हो, जैसे कि कोई फॉर्मूला लिखा जा रहा हो और किसी स्पेसिफिक पर्सन पे हो। यानी कि ऐसा नहीं है भाई पूरे संसार पे आपने लगा दिया, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन पे एलिगेशन लगाते हो। चार्ज क्या है, एक प्रिसाइज फॉर्मूला है जो कि स्पेसिफिक पर्सन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। और इस पर्सन का ये चार्ज लगाने का फॉर्मूला क्या है, ये पर्पस क्या है, ताकि उसे अर्लीस्ट बेसिस पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सके उसे डिफेंड करने की। अभी मैं क्या कह रहा हूं इस बात को बताऊंगा। अर्लीस्ट बेसिस पे उसे अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने आप को डिफेंड करने की। भाई जैसे कि किसी पर्सन को पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने इसे किस चार्ज में गिरफ्तार किया। कभी भी नहीं पूछते किस सेक्शन में गिरफ्तार किया है, हमेशा पूछते हैं कि आपने इसे किस चार्ज में गिरफ्तार किया है। तो वो चार्ज में आपको सेक्शन बता देता है, वो आपको सेक्शन बता देता है। यही आपकी एडवोकेसी और नॉलेज काम आती है। भाई आप पुलिस वाले के सामने खड़े हो तो आपको उसने सेक्शन ब्रीफ में बता दी। और अगर आप एफआईआर की कॉपी देखोगे वहां भी सारी चीजें सेक्शन लिखा होता है और छोटी सी बहुत स्टोरी लिखी होती है बहुत प्रिसाइज फॉर्म में। तो वो क्या होता है, वो होता है एक प्रिसाइज फॉर्मूला लाइक किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट एक एलिगेशन, यानी कि जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो आपको बताए जा रहे हैं सेक्शंस के फॉर्म में, सेक्शंस के फॉर्म में बताए जा रहे हैं और एक छोटी सी स्टोरी के साथ बताए जा रहे हैं। और पर्पस क्या है इसे बताने का, ताकि वो पर्सन अपने आप को डिफेंड कर सके। यानी कि अर्लीस्ट बेसिस पे उसे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस हैं वो अपने आप को डिफेंस कर सके। भाई आप एंटीसिपेटरी बेल में जाना चाहते हो, लॉयर हायर करना चाहते हो, तो सारी चीजें आपको पता चल सके। तो चार्ज का पर्पस ये होता है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको ये चीजें, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुश्किल आने वाली है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, फिर से बता देता हूं। भाई अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज का एक फॉर्म भी दे रखा है हमें सीआरपीसी में, जो कि फॉर्म नंबर 32 है। फॉर्म नंबर 32 क्या कहता है, यही सारी बातें कहता है कि भाई चार्ज फॉर्मूला लाइक होगा, स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होगा और एलिगेशन होगा। ठीक है, दूसरी एक चीज
एक तो हो गई ये चार्ज की डेफिनेशन, एक हो गई चार्ज की डेफिनेशन, और दूसरी हमें जाननी है कंप्लेंट की डेफिनेशन। भाई कंप्लेंट का क्या मतलब है? कंप्लेंट का मतलब भी है कि आप किसी पर्सन पे एलिगेशन लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो, चाहे वो ओरल में हो चाहे वो राइटिंग में हो। किसी पर्सन के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो, चाहे वो ओरल में हो चाहे वो राइटिंग में हो। किसके सामने? तो मजिस्ट्रेट के सामने। और किस लिए लगा रहे हो? ताकि ये मजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले, एक्शन लिया जाए उस पर्सन के अगेंस्ट, इसलिए उसके सामने जो है चार्जेस लगा रहे हो। ये आपकी कंप्लेंट की डेफिनेशन होती है। भाई हम बात करें अगर कंप्लेंट की, तो हमें प्रॉपर फॉर्म में कंप्लेंट कहां मिलती है? हमें मिलती है सेक्शन 200 सीआरपीसी में। सेक्शन 200 सीआरपीसी में ये कहता है कि कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने, भाई आप पुलिस वाले के पास ना जाकर आप किसके पास जा रहे हो? आप जा रहे हो मजिस्ट्रेट के पास। आप पुलिस वाले के पास ना जाकर आप किसके पास जा रहे हो? आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो। कौन से सेक्शन को एनफोर्स कर रहे हो? सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी को एनफोर्स कर रहे हो। किस लिए एनफोर्स कर रहे हो? कि वो मजिस्ट्रेट उस पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बातें सिर्फ ब्रीफ हैं ताकि आपको आगे की चीजें समझ आए। अगेंस्ट डेड पर्सन, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो इसलिए ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि ये वर्ड बार बार सीआरपीसी में रिपीट होते चले जाते हैं। तो आपको अगर बेसिक आइडिया है तो आपको पता होगा कि भाई चार्ज क्या है और कंप्लेंट क्या है। तो इस तरीके से मैं एक नतीजा, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि सीआरपीसी में किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट सामने भी एक्शन लिया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने भी लिया जा सकता है। यानी कि सीआरपीसी हमें पुलिस वाले को भी अप्रोच करना सिखाती है और मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली अप्रोच करना भी सिखाती है। यानी कि हम डायरेक्टली भी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। ठीक है, हम दोनों जगह डायरेक्टली जा सकते हैं, पुलिस वाले के पास भी और मजिस्ट्रेट के पास भी। ये चार्ज और कंप्लेंट से मैंने आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट बताने की कोशिश की। अब ये मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोनों की अप्रोच में फर्क होगा, दोनों की अप्रोच में फर्क होगा। भाई जब हम बात करते हैं पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले के सामने अगर आप किसी पर्सन पे आप कोई एलिगेशन लगाओगे तो वो करता है इन्वेस्टिगेशन, जिसकी इसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, जिसकी इसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है। और अगर मैं बात करूं मैजिस्ट्रेट की, तो मैजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी, मैजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी। तो अब हमें दोनों को ये तो पता है कि डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, मगर हमें अब ये भी पता करने की जरूरत है कि ये पर्सन किस तरीके से काम करेगा और ये पर्सन किस तरीके से काम करेगा। यानी कि हमें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में एक बेसिक डिफरेंस जानने की जरूरत है। भाई आप एकता जी अपना जो है स्क्रीन का वो बढ़ा लीजिए, आपको समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का फर्क जानना है। मैं कहता हूं भाई इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क होता है? भाई पुलिस वाला कलेक्ट करता है एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन में उसका काम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, वो किसी एविडेंस को कलेक्ट करता है, जैसे कि भाई किसी गन से फायर हुआ है तो उस गन को, उस गन से जिससे गोली चली है उसे रखना, उसे ढूंढना, किसी का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, और जो कुछ भी एविडेंस के लिए जरूरी हो सकता है वो सारे काम करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कुछ भी जरूरी हो सकता है। जब मैं बात करता हूं इंक्वायरी की, तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि किसी पर्सन की सच्चाई का पता लगाना, ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन ट्रुथ। आप जो एलिगेशन लगा रहे हो किसी पर्सन के अगेंस्ट, क्या वो सच है या नहीं?
आप किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लगा रहे हो तो क्या वो सच है या नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन पता लगाना। अभी सारी बातें समझ आएंगी, मैं कह रहा हूं बस एक बेसिक इंटेंट जान लो, क्योंकि ये वर्ड रिपीट होंगे सीआरपीसी में बार बार। तो मजिस्ट्रेट जब सेक्शन 200 की उसके सामने कंप्लेंट आती है तो वो इंक्वायरी करता है, यानी कि आपने जो एलिगेशन लगाए हैं दूसरे पर्सन पे उसके बारे में ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो एलिगेशन सच हैं या नहीं, क्या वो एलिगेशन सच हैं या नहीं। अब उसके बाद मैं कहता हूं ये इन्वेस्टिगेशन हो या फिर इंक्वायरी हो, इन दोनों के बाद एक प्रोसेस फॉलो होता है जनरली। वर्ड यूज कर रहा हूं मैं जनरली, क्यों कह रहा हूं जनरली आगे बताऊंगा। अभी कुछ वर्ड जानने की जरूरत है, उसी की बात कर रहे हैं। ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के पास बाद जनरली एक प्रोसीजर फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं ट्रायल। ट्रायल में कोई मजिस्ट्रेट क्या करता है भाई, ट्रायल में मजिस्ट्रेट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो ये डिसाइड करे कि इस एक्यूज्ड को एक्विटल करना है मुझे, यानी कि इस एक्यूज्ड को मुझे छोड़ना है या फिर उसे सजा देनी है। ट्रायल का कोई और पर्पस नहीं होता सिवाय इसके कि इस पर्सन को सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए या जेल भेज दिया जाए। भाई शिवम जी कह रहे हैं मुझसे कि सर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, देखो आपको किसी पर्सन को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है इसके लिए एविडेंस लिए जा रहे हैं, मगर ट्रायल का पर्पस यही रहता है। ये तो ट्रायल में एक स्टेज है कि एविडेंस लिए जाएंगे, मगर ट्रायल का बेसिक ऑब्जेक्ट यही है। एविडेंस क्यों ले रहे हो, ताकि डिसाइड आसानी से कर सको कि एक्विटल किया जाएगा या कन्विक्शन किया जाएगा। डिसाइड आसानी से कर सको, सिर्फ यही बेसिक पर्पस है। बात समझ आ गई। देखो तीन चीजों में मैंने डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की है आपको, कि पुलिस के सामने क्या होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्या है, और फाइनली ट्रायल का पर्पस क्या होता है। अगर ये बेसिक तीन चार बातें पता हैं तो सीआरपीसी पढ़ने में मुसीबत नहीं आएगी। ये तीन चार बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि सीआरपीसी को आराम से डाइजेस्ट किया जा सके। कन्विक्शन का मतलब होता है सजा देना। देखो एक बात बता रहा हूं, ये बातें बार बार रिपीट होंगी, मैं वहां भी आपको मतलब बताऊंगा, मगर अभी एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। अब बात कर लेते हैं आगे की, थोड़ा सा आगे और चलता हूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं मैजिस्ट्रेट। मैं पूछ रहा हूं कि सर इस मैजिस्ट्रेट में जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब कौन सा मैजिस्ट्रेट है, इसका मतलब क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या इसका मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या इसका मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। जी भाई सब कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सबका कि सर इसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मैं इसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाता हूं, बताओ क्या होगा। यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कोई डिफरेंस होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में, क्या कोई डिफरेंस होता है? अगर होता है तो मुझे भी बताओ भाई।
क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कोई डिफरेंस होता है? अगर होता है तो मुझे बताओ, बताओ भाई, मैं जानना चाहता हूं। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, आप जज बनोगे, क्या काम करता है जज, क्या होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कैसे अलग है? भाई सेक्शन मत कोट करो, मुझे तो बेसिक बताओ। लो जी लो, क्या कह रहे हैं? स्पेशली एम्पावर्ड टू एक्ट एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वाओ ज्यूरिस्ट, वाओ ज्यूरिस्ट। भाई जज काम क्या करता है? जज में और एसडीएम में फर्क कैसे करूं? मैंने दोनों को देखा, पकड़ लिया दोनों को, मैंने कहा ना जी ना साहब, आप ही सुनोगे एसडीएम साहब। एसडीएम कह रहा क्यों सुनूंगा भाई, मैं जज के पास लेके जाओ, क्यों लेके जाओ? बात ये है, प्रिवेंटिव एक्शन लेता है। मेरे काबिल दोस्तों, मेरे काबिल दोस्तों, एक बार नजर डालो अपनी सेक्शन 3 क्लॉज 4 पे। सेक्शन 3 क्लॉज 4 पे सीआरपीसी की नजर डालो। ये बताता है कि डिफरेंस क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। सेक्शन 3 क्लॉज 4 में ये क्या कहता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है इसका, आपको डिसीजन को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करना है डिसीजन। क्या डिसीजन फॉर्मुलेट करना है? कि किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, पेनल्टी दी जाए, डिटेंशन दिया जाए, या फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाए। ये काम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। जब जज बनोगे तो तुम बाबूजी ये काम करोगे। सर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कैसे अलग है? ये भी बात सेक्शन 3 क्लॉज 4 में मिलेगी। ये कहते हैं इसका काम है लाइसेंस ग्रांट करना, इसका काम है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। सर यहां तक तो ठीक थी। एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट है, एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं सैंक्शन करना, प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करना। यानी कि हमें कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जहां किसी पर्सन के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने से पहले एसडीएम से परमिशन ली जाती है। एफआईआर रजिस्टर करने से पहले हमने एसडीएम या फिर डीएम से परमिशन ली जाती है, या फिर मजिस्ट्रेट अगर उसके ऊपर इंक्वायरी या फिर ट्रायल करना चाहता है तो एसडीएम और डीएम से परमिशन लेनी जरूरी है। तो इस चीज को सैंक्शन करना ये भी मजिस्ट्रेट का काम है। सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। जी मनिंदर जीत, मैंने दूसरी जगह लिख दिया यार। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि पूरी सीआरपीसी पढ़ने से पहले, ये बेसिक बातें अगर नहीं पता तो कुछ नहीं पता। पढ़ लो अरेस्ट, पढ़ लो ट्रायल,
पता ही नहीं है ट्रायल का पर्पस क्या है। चलो आगे थोड़ी सी बातें और कर लेता हूं, थोड़ी सी बातें और। एक बात बताओ, मैं कहता हूं आपसे कि आईपीसी के सेक्शंस में आप लोगों को या तो ऑफेंस मिलता है, ऑफेंस मिलता है और उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट मिलता है, ऑफेंस मिलता है और पनिशमेंट मिलता है। और हम सीआरपीसी का अगर शेड्यूल देखें, सीआरपीसी का शेड्यूल देखें, शेड्यूल 1, तो हमें यहां ऐसे करके लिस्ट मिलती है 6 कॉलम की, जहां लिखा है सेक्शन, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। जिसे नहीं पता मेरी पहली क्लास देखेगा तो समझ आ जाएगा, पहली क्लास देखेगा तो समझ आ जाएगा। मगर पर्पस ये है कि भाई आईपीसी में ऑफेंस और पनिशमेंट मिलते हैं और सीआरपीसी में एक शेड्यूल बता रखा है। तो क्या हमारे पास केवल आईपीसी है जिसमें ऑफेंस और पनिशमेंट मिलते हैं? अरे इसके अलावा अदर एक्ट भी तो हैं जिसमें पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, अदर एक्ट भी तो हैं, जैसे कि स्टेट का कोई एक्साइज एक्ट, स्टेट का एक्साइज एक्ट। भाई आप नकली शराब सप्लाई कर रहे हो, कहां पनिशेबल है? स्टेट के एक्साइज एक्ट में। आप जुआ खेलते हुए पकड़े जा रहे हो, कहां पनिशेबल है? प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट में, यहां पनिशेबल है। तो बात यह है, क्या सीआरपीसी सिर्फ आईपीसी से डील करता है या फिर अदर एक्ट से भी डील करेगा? क्या सीआरपीसी आईपीसी से डील करता है या फिर अदर एक्ट से भी डील करेगा? बताओ जी बताओ। अदर से भी डील करेगा, कह दिया जी, कह दिया, मान लिया जी, मान लिया, अदर से भी डील करेगा। लिखा कहां है? लिखा कहां है? शेड्यूल 1 का पार्ट 2। मेरे दोस्त पहले आओ सेक्शन पे, पहले आओ सेक्शन पे। सेक्शन 4, सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है आईपीसी का, आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं वहां इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल यानी कि आईआईटी, ये तो सीआरपीसी में होगा ही, ये तो सीआरपीसी में होगा ही। इसके अलावा जो अदर ऑफेंसेस हैं, जो अदर ऑफेंसेस हैं उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल वो भी सीआरपीसी में होगा। कब तक होगा? जब वहां स्पेशल ट्रिब्यूनल नहीं बना हुआ है, स्पेशल ट्रिब्यूनल नहीं बना हुआ है। यानी कि अगर मैं कहता हूं आपसे फॉस्को एक्ट की बात, फॉस्को एक्ट की बात, तो क्या फॉस्को का ट्रायल आईपीसी के अकॉर्डिंग होगा? हाँ या ना? अगर नहीं पता तो फॉस्को की ये बात बता नहीं पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि फॉस्को मैं आजकल राजस्थान के लोकल लॉस के लिए पढ़ा रहा हूं। जो लोग पेड स्टूडेंट हैं इस क्लास को जरूर ले लें, फॉस्को बहुत काम आने वाला एक्ट है। वहां स्पेशल ट्रिब्यूनल की बात की है, एक स्पेशल कोर्ट फॉर्मुलेट करते हैं। फॉस्को एक्ट में बता दो भाई, स्पेशल कोर्ट फॉर्मुलेट करते हैं। कोर्ट का प्रीमाइसिस सेम है, कोर्ट का प्रीमाइसिस सेम है, मैं पहले ही बता रहा हूं। जी ये कुछ बेसिक बातें थी भाई जो हमें पता होनी चाहिए सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 6। अगर मैं बात करूं आपसे सेक्शन 6 में क्या लिखा है, भाई हमने अभी तक जान लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या करेगा?
ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करेगा, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करेगा, ये तो हमें समझ आ गया। फॉर्मुलेट करेगा अपने डिसीजन, मगर ये बैठ के करेगा कहाँ? हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ कहाँ मिलेंगे? रोड पे कहीं भी टीन के नीचे बैठा होगा, पकड़ लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब बैठे। हाँ भाई, कहाँ पकड़ लो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जाने, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड प्रोवाइड कर रखा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड प्रोवाइड कर रखा है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, ये क्या कहते हैं क्रिमिनल कोड? यहां देखो कितना अच्छा लिखा है सर केवी के सुंदरम ने, 6 सेक्शन में। सेक्शन 6 में आपको 6 टाइप के कोर्ट मिलते हैं। सेक्शन 6 में आपको 6 टाइप ऑफ कोर्ट मिलेंगे, यानी कि आपके पास 6 तरीके के कोर्ट हैं। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको 6 जगह बैठे हुए मिलेंगे। कहां कहां मिलेंगे? एक तो मिलेंगे हाई कोर्ट में, दूसरे मिलेंगे सेशन कोर्ट में, तीसरे मिलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसे हम MM बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और फाइनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फाइनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मगर फिर से एक और क्वेश्चन आता है, फिर से अब एक और क्वेश्चन निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन ये है कि सर अभी तो आपने कहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग अलग होते हैं, अब आप कह रहे हो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट में आ रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में आ रहा है। तो मैं आपको दोबारा से सेक्शन 1 की याद दिला देता हूं। मैंने बताया था कि पार्ट 8 में, या फिर ऐसे बोल सकता हूं चैप्टर 8 में, चैप्टर 10 में और चैप्टर 11 में जितनी भी ये पावर हैं, चैप्टर 8, 10 और 11 में CRPC में, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। चैप्टर 8, 10 और 11 में जो पावर हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। सर चैप्टर 9 में क्या लिखा है? भाई चैप्टर 9 मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए वो यहां नहीं आता। मेंटेनेंस से रिलेटेड है, वो यहां नहीं आता। अगर तुम लोगों को पता हो, भाई अगर थोड़ा बहुत पता हो, तो तुम लोगों ने सुना होगा पुलिस वाले ने 151 में चालान कर दिया, 151 में चालान कर दिया, सुना है कभी? हाँ जी, सुना है 151 का चालान, 106 का चालान। होता कब है? जब दो पार्टी आपस में लड़ रही होती हैं और समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। जब दो पार्टी आपस में लड़ रही होती हैं और समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो पुलिस वाला उन लोगों के अगेंस्ट 151 का चालान करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। वो आप कोर्ट में नहीं जाते हो, वो जाते हो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। यानी कि या तो आपको DM के पास भेजा जाएगा या फिर SDM के पास भेजा जाएगा। क्यों भेजता है वो? भाई क्योंकि चैप्टर 8, 10 और 11 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से डील करते हैं। ठीक है, देखो भाई फिर वही वाली बात प्री के हिसाब से है, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बताता कि इसे 106 को 116 और 117 के साथ कैसे रीड करते हैं। 106 को 116 और 17 के साथ कैसे रीड करते हैं, यानी कि इस केस में
इंक्वायरी कैसे की जाती है ये मैं आपको बताता हूं, मगर प्री की क्लास है, पर्पस सिर्फ इतना सा है कि सीआरपीसी को प्री में कैसे समझना है, ताकि सीआरपीसी समझ भी आए और आगे की चीजें भी कर ली जाए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं इन कोर्स से रिलेटेड चीजें भी हमें समझने की जरूरत है, इन कोड से रिलेटेड हमें चीजें भी समझने की जरूरत है। यानी कि हमारे पास है सेशन कोड, जेएमएफसी, जेएमएससी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो अब हमारे पास हो गया कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। भाई हाई कोर्ट के बारे में तो सब जानते हैं, स्टेट में एक ही होता है जनरली, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा हमारे पास क्या हो गया भाई, दूसरा हमारे पास हो गया जेएमएफसी। तीसरा हमारे पास हो गया जेएमएससी, और एक हमारे पास हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसे समझने से पहले यहां क्या क्या लिखा है मैं आपको इसे याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, इसे याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। मैं कहता हूं जब मैं बात करूंगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो इससे रिलेटेड सेक्शन आपको 11 से लेके 15 तक मिलेंगे। जब मैं बात करूंगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो इससे रिलेटेड सेक्शन आपको 16 से लेके 19 तक मिलेंगे। जब मैं बात करूंगा आपसे कोर्ट ऑफ सेशन की, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको 9 और 10 में मिलेंगे। जब मैं बात करूंगा आपसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो इससे रिलेटेड सेक्शन आपको 20 से 23 तक मिलेंगे। मगर सवाल यह है कि सर इसे प्री में याद कैसे किया जाए। इसे प्री में याद कैसे किया जाए, मैं कहता हूं बड़ा आसान तरीका है याद करने का, बड़ा आसान तरीका है। इसे जहां जेएमएम लिखा है ना, इसे सीजीएम लिख लो और इसे एमएम लिख लो। जो बात आपको सेक्शन 11 में मिलेगी, सेम बात आपको सेक्शन 16 में मिलेगी। जो बात आपको सेक्शन 12 में लिखी हुई मिलेगी, सेम बात आपको सेक्शन 17 में मिलेगी। जो बात सेक्शन 13 में है वही बात सेक्शन 18 में है। जो बात सेक्शन 14 में है वो यहां नहीं मिलेगी। जो बात सेक्शन 15 में है वो बात यहां सेक्शन 19 में मिलेगी। यानी कि कंटेंट एक और नंबर 2 चिपकाने, बस एक कंटेंट पे 2 सेक्शन। बताओ जी बताओ, कंटेंट अपने आप कम हो गया। ये प्री की तैयारी है, एक कंटेंट पे 2 सेक्शन चिपका दो। और मैं तो कहता हूं 2 क्यों चिपकाए जाएं, जब चिपकाने की बारी आ रही है तो 3 चिपकाएंगे ना। जब चिपकाने की बारी आ रही है तो 2 क्यों चिपकाए जाएं, 3 चिपकाओ यार। लो जी लो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सेक्शन भी चिपका दिए। यानी कि अब मैं आपको सेक्शन 11 बताऊंगा, सेक्शन 16 अपने आप कवर होगा। सेक्शन 12 बताऊंगा, सेक्शन 17 अपने आप कवर होगा। सेक्शन 13 बताऊंगा, 18 अपने आप कवर होगा। 14 कवर कराऊंगा, 22 अपने आप कवर होगा। सेक्शन 15 कराऊंगा, 19, 23 अपने आप कवर होगा। बताओ जी बताओ कैसा रहा। बोलो जी बोलो। जी
अब उसके बाद वापस से एक और स्लाइड पे आता हूं भाई। मैंने आपको यहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बताया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मैंने आपको यहां सेक्शन भी बता दिए कि भाई 16 से लेके सर 19 तक डील करते हैं, 16 से लेके 19 तक, सेक्शन 19 से लेके 19 तक यहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डील कर रहे हैं। मगर सर ये एमएम होता कहां है, एमएम कहां होता है? तो सीआरपीसी का सेक्शन 8, सीआरपीसी का सेक्शन 8 कहता है अगर किसी जगह, अगर किसी एरिया में 1 मिलियन पॉपुलेशन है, अगर किसी एरिया में 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उस केस में क्या होगा? 1 मिलियन की पॉपुलेशन में वहां आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाओगे, ना कि सीजीएम। यानी कि उस जगह सीजीएम नहीं बनाया जाएगा, उस जगह एएमएम बनाया जाएगा। और जहां 1 मिलियन से कम है, लेस देन 1 मिलियन, वहां आपको कोर्ट मिलती है सीजीएम की। ठीक है, अगर 1 मिलियन की पॉपुलेशन है तो कोर्ट मिलेगी आपको एमएम की, अगर 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन है तो आपको कोर्ट मिलेगी सीजीएम की। भाई इसीलिए दिल्ली में सीजीएम जैसी कोई पोस्ट मिलती ही नहीं है आपको, एमएम मिलता है दिल्ली में, दिल्ली में आपको एमएम मिलता है। मद्रास में आपको एमएम मिलता है, चेन्नई में आपको एमएम मिलता है। अगर हम बात कर देते छोटी जगह की, जैसे कि भाई यूपी में कहीं और जगह की, तो वहां आपको क्या मिलता है? वहां आपको सीजीएम मिलता है। अब मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि दिल्ली के एग्जाम की क्यों वैल्यू कहते हैं, क्योंकि भैया बड़ा शहर है और बड़े शहर में हर आदमी नौकरी करना चाहता है। बड़ा शहर है और बड़े शहर में हर आदमी नौकरी करना चाहता है, सरकारी नौकरी हो मगर बड़े शहर में। ठीक है, तो ये बात आपको कहां मिलती है जी? सेक्शन 8 में लिखी हुई मिलती है। अब आपको जी एमएम पता है और जेएम पता है, मगर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं पता। अभी आपको कोर्ट ऑफ सेशन नहीं पता जी। कोर्ट ऑफ सेशन कहां अपॉइंट किया जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन कहां अपॉइंट किया जाता है? मैं कहता हूं ये भाई 4 डिस्ट्रिक्ट मान लो, 4 डिस्ट्रिक्ट। भाई ये मुरादाबाद हो गया, ये रामपुर हो गया, भाई यूपी के मैं अपने घर के पास बता सकता हूं, ये अमरोहा हो गया, और ये कोई और डिस्ट्रिक्ट मान लो, फिर बरेली मान लो। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। मैं ये कहता हूं इन 4 डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, 1 कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। या फिर एक तो ये हो सकता है, या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट, 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकता है। भाई पहले तो ये पता करने की जरूरत है, लॉ पढ़ने से पहले, अरेस्ट ट्रायल इन्वेस्टिगेशन पढ़ने से पहले, जाओगे कौन से कोर्ट में और कहां कौन सा कोर्ट मिलेगा। कहां कौन सा कोर्ट मिलेगा। मगर क्या सिचुएशन पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल। यहां एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट ऑफ सेशन, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट ऑफ सेशन, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 कोर्ट ऑफ सेशन, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको प्री से,
भाई आपको मैं सीआरपीसी पढ़ाऊंगा प्री के हिसाब से, मगर ये कुछ चीजें बार बार आपके सामने आएंगी कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, जेएमएफसी क्या होता है, जेएमएससी कौन होता है, इन्हें कौन अपॉइंट करता है। तो जी यहां तो इशू आते ही रहेंगे, इसलिए पहले ही इन्हें क्लियर करके चल लो ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। किसी को लग रहा हो कि सर बोर कर रहे हो, मानो मेरी बात, बहुत काम की बातें बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। ये अब आपके प्री के सवाल शुरू होते हैं यहां से, ये भी प्री का सवाल है। पहले बता देता हूं, ये जो 1 मिलियन वाली बात बताई थी ना मैंने, 1 मिलियन वाली बात, ये प्री का क्वेश्चन था, बहुत बार बहुत जगह पूछा गया। एक सेशन कोर्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, ये आपका प्री का सवाल था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसका डिफरेंस कौन से सेक्शन में लिखा है, ये आपका प्री का सवाल है। ये सब प्री के क्वेश्चन बताए मैंने आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास नहीं है, ये सारे प्री के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन प्री का है। अब उसके बाद आगे की बात मैं कहता हूं जी, यहां सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, इसमें जो सेशन जज होता है, इसे कौन अपॉइंट करेगा, इसे कौन अपॉइंट करेगा, और कोर्ट ऑफ सेशन कौन बनाएगा। भाई एक तो हो गया कोर्ट और एक हो गया इसके अंदर का जज। भाई एक हो गया ये कोर्ट ऑफ सेशन, ये बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट को, ये बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर ये जो आदमी बैठा है, यानी कि ये जो सेशन जज बैठा है, इसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, इसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है। तो ये कहते हैं हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। जी बिल्कुल, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के पास है, मगर इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। जब मैं बात करता हूं ना हाई कोर्ट के पास है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, हमें इसके अपोजिट एक आर्टिकल मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 233। आप बताना कि अपोजिट है या फिर सेम बात लिखी है। गवर्नर अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 233 कहता है। ये आर्टिकल 233 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात है। जो लोग मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि सेक्शन 9 के साथ रीड किया जाता है इसे। तो कोर्ट कौन बताता है जी, कोर्ट बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। और ये आदमी कौन अपॉइंट करता है जी, आदमी अपॉइंट करता है हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। देखो हो सकता है शुरू की कुछ क्लासेस तुम्हें ऐसा लगे कि सर काम की बातें नहीं आ रही हैं, मगर मैं फिर बता दूं ये सब प्री के क्वेश्चन है। और कहोगे आप तो मैं ऐसी क्लास लेने के बाद आप लोगों को प्री के क्वेश्चंस भी दिखाया करूंगा कि देखो ये सारी बातें जो मैंने बताई क्या ये प्री के क्वेश्चंस हैं या नहीं। जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। ठीक है भाई, अगर ये बातें समझ आ रही हैं जी, दिस इज बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको जो आपको पता करनी चाहिए सीआरपीसी पढ़ने से पहले। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को मैं आपको यहीं रोकूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास समझ आई होगी।
अगर आप लोग बोलोगे, फिर से वही वाली बात बोल रहा हूं, अगर आप लोग मुझसे बोलोगे तो इस क्लासेस को मैं कंटिन्यू करूंगा वही, वरना सीआरपीसी कुछ टाइम चलेगा, आप लोग नहीं आओगे तो मैं इस क्लासेस को बंद कर दूंगा। ठीक है, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.